गुड इवनिंग एवरीवन। सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके सो सर अटेंडेंस कितनी कम है? डाउट लेक्चर ही है ना, तो हाँ इट्स सर, वो भी शाम को है ना। क्या चल रहा है तुम लोग का फिजिक्स में अभी? सर वर्क पावर एनर्जी और रे ऑप्टिक्स चल रहा है, बट रे ऑप्टिक्स में भी कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। रे ऑप्टिक्स तो जस्ट स्टार्ट ही हुआ होगा अभी दिवाली के बाद। हाँ सर, अभी यस सर सर 2 ही लेक्चर है उसके। ओके। एंड वर्क पावर कितना हो गया? उसके 3 लेक्चर है, उसमें भी ज्यादा सर कुछ नहीं है। एचसीवी का होमवर्क दिया था, हाँ, उस पे एक एचसीवी का डाउट बस था। होमवर्क दिया है काफी सारा। किसमें, वर्क पावर में? यस यस सर। सर। सर क्वेश्चन नंबर 63 का बी और सी पार्ट। अच्छा देखो, एचसीवी के सॉल्यूशंस मैंने अपलोड किए हुए, तो वो तुम रिफर कर सकते हो। सर्कुलर का मैंने पूरा किया हुआ है, और वर्क पावर का भी मैंने कुछ पार्ट्स अपलोड कर दिए, और एक दो दिन में बाकी के पार्ट्स भी अपलोड कर दूंगा। तो इट्स बेटर कि वर्क पावर एचसीवी के सॉल्यूशंस तुम वहीं पे रिफर कर लो, सर तो सबके रिकॉर्डिंग्स डाउट्स एक साथ क्लेरिफाई हो जाएंगे। एक रिकॉर्डिंग्स है। रिकॉर्डिंग से मैंने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हुआ है, मैं तुम लोग को चैट पे भेज रहा हूँ, ओके वो सर। तुम रिफर कर सकते हो। सर क्योंकि एक ही डाउट था लास्ट क्वेश्चन में। हाँ, तो मैं अपलोड कर दूंगा, वो आज मैं कर रहा हूँ, ठीक है तो सर। वो रेफर कर लो। तो उसके अलावा अगर तुम और कोई रेफरेंस बुक्स सॉल्व कर रहे हो, और कोई किसी बुक से अगर तुम्हें डाउट्स है, तो वो आज के डाउट लेक्चर में आज तुम वो पूछ सकते हो। ठीक है, मैंने चैनल का नाम चैट पे भेजा है, जूम के, वो रेफर कर लो। ओके सर। हाँ अभी सर। फिलहाल तो मैंने बीच सर के आपके पास क्वेश्चन, सेंगेज का बुक है कि आपको फोटो भेजना है उसका? उसका फोटो भेज दो अगर सैंडविच वगैरह से डाउट है, ठीक है सर। क्योंकि बहुत ही बड़ी बुक है, वो ढूंढने में भी टाइम चला जाएगा बहुत। सब बुकलेट में डाउट है सर्कुलर मोशन का। उसके भी मुझे फोटोज भेज दो। एक सेकंड रुको, मेरा नंबर नहीं होगा ना शायद तुम लोग के पास, मैं चैट पे अपना नंबर भी सेंड कर रहा हूँ, इस पे तुम अपने डाउट भेज सकते हो। तुम लोग का नॉर्मल रेगुलर लेक्चर्स में क्या रहता है बैच टाइम जनरली? 120। ओके, ठीक है। हर्षवर्धन, तुमने जो सवाल भेजा है, फोर्थ में डाउट है कि फिफ्थ, या दोनों? सर दोनों। अच्छा एक सेकंड। जी 2002, उसका फोर्थ क्वेश्चन। A simple pendulum is oscillating without damping when the displacement of the bob is less than its maximum. Its acceleration vector is correctly shown in which of the options? तो देखो, पेंडुलम का अगर ये मैं वर्टिकल पोजीशन मान लूं, और ये एक्सट्रीम पोजीशन, तो अगर ये एक्सट्रीम पोजीशन के पहले कहीं पे ट्रेवल कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसका स्पीड नॉन जीरो होगा। बॉटम मोस्ट पोजीशन पे इसका स्पीड मैक्सिमम होता है, राइट, और एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड जीरो होता है। तो इसके बीच में अगर वो कहीं पे ट्रेवल कर रहा है, तो इसका स्पीड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग होगा, और इसके एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट टुवर्ड्स द सेंटर होगा, जिसको अपन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, v स्क्वायर बाय एल। एंड बिकॉज ऑफ एम जी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में इस तरफ एक और कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन आ जाएगा, g का ये वाला कंपोनेंट,
और इन दोनों एक्सेलरेशंस की वजह से जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो करीब करीब इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, राइट? समझ में आया ये लॉजिक? तो इससे वेरीफाई कर सकते हो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा Yes, sir. है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 जी 1996, इसमें भी ये सेमी सर्कुलर पाथ दिया हुआ है और smooth semicircular wire track of radius r is fixed in the vertical plane. One end of a massless spring of natural length 3r by 4 is attached to the lowest point. Lowest point को O नाम दे रहे और ये सेंटर C और स्प्रिंग जो है वो सेंटर पे सेम 60 डिग्रीज एंगल ही सबटेंड कर रहा होगा। अगर ये 60 है तो बाकी सारे एंगल्स भी 60 होंगे ना। और यहाँ पे स्प्रिंग के एंड पे एक मास m अटैच्ड है, इसको पॉइंट P मान लेते। मास m एक छोटा सा रिंग है जो स्लाइड कर सकते हैं ट्रैक के ऊपर। और क्या दिया हुआ है? The ring is held stationary at point P such that the spring makes an angle of 60 degrees with the vertical. तो diagram self-explanatory, right? Spring constant दिया हुआ है, spring constant is mg by r और spring का जो natural length है that is 3r by 4 और इस समय डायग्राम में spring का लेंथ कितना दिखाई दे रहा है? ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये सारे लेंथ्स r के इक्वल होंगे, राइट? दैट मीन स्प्रिंग के अंदर जो एक्सटेंशन है वो अभी करंट लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ के इक्वल होगा, तो एक्सटेंशन r by 4 के इक्वल आ जाएगा। अभी इस रिंग का अगर अपन एफबीडी बनाते, इस रिंग पे क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे बताओ? क्या क्या फोर्स ड्रॉ करूं? नीचे इसका वेट लग रहा होगा mg और पाथ का जो नॉर्मल फोर्स है वो सर्कल के Normal. सेंटर से पास हो रहा होगा, है ना? नॉर्मल टू द सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल और Yes, sir. स्प्रिंग जो है वो इसको अपने तरफ खींच रहा होगा क्योंकि स्प्रिंग एक्सटेंडेड पोजीशन पे, तो स्प्रिंग फोर्स विल बी k टाइम्स डेल्टा x और इन सारे फोर्सेस की वजह से हमें कैलकुलेट क्या करना है? ए पार्ट तो हो गया है, एफबीडी बना दिया। फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड द नॉर्मल रिएक्शन। तो इस समय जब मैं इस मास को यहाँ से रिलीज करूंगा, इसका स्पीड तो जीरो होगा। स्पीड जीरो मतलब इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नॉर्मल के अलोंग, इस लाइन के अलोंग इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। दैट मीन्स नॉर्मल के अलोंग मैं सारे फोर्सेस को बैलेंस कर सकता हूँ और टेंजेंट के अलोंग जो भी नेट फोर्स आएगा उसको अपन मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से इक्वेट कर देंगे। दैट मीन्स मुझे सारे फोर्सेस को इन दोनों डायरेक्शन में रिजॉल्व करना चाहिए। ये लॉजिक समझ में आया? Yes, sir. सो नॉर्मल तो ऑलरेडी उसी डायरेक्शन में, इसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अभी कंपोनेंट्स निकालने के लिए हमें एंगल्स की क्लैरिटी होनी चाहिए। स्प्रिंग का जो एंगल है ये वाले टेंजेंशियल डायरेक्शन के साथ दिस विल बी 30 डिग्रीज। तो स्प्रिंग फोर्स का जो कंपोनेंट है वो एफ एस कॉस 30 मतलब √3/2 एफ एस एंड नॉर्मल के अलोंग इसका जो कंपोनेंट है वो एफ एस बाई 2 होगा। सिमिलरली mg का कंपोनेंट, mg का जो एंगल है वो कितना होगा? mg इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, उसका ये वाला एंगल, देखो इसमें एंगल्स कैसे डिटरमाइन करेंगे। वर्टिकल और ये वर्टिकल लाइन है ना, ये वर्टिकल लाइन और ये रेडियस वाला लाइन, इसके बीच का एंगल दिख रहा है 60 डिग्री से, तो यहाँ पे भी ये एंगल मैं 60 मान सकता हूँ। तो mg का ये वाला कंपोनेंट mg बाई 2 होगा एंड टेंजेंट के अलोंग mg का कंपोनेंट √3 mg बाई 2 होगा। ये समझ में आया सबको? Yes, sir. तो नॉर्मल के अलोंग फोर्सेस बैलेंस करके नॉर्मल फोर्स मिल जाएगा एंड टेंजेंट के अलोंग नेट फोर्स को मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिख दो, उसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। इसके आगे का सॉल्व कर लोगे खुद से? हाँ, sir. ओके सर मैंने व्हाट्सएप पे आपको एक भेजा था।
हाँ मैं देख रहा हूँ, काफी लोगों ने भेजा है, तो मैं सबका डाउट क्लैरिफाई कर दूंगा, थोड़ा वेट करो। ये स्वरा ने कुछ डाउट्स भेजे। स्वरा, यू आर देयर ऑनलाइन? Yes, sir. क्वेश्चन 38। So this is from a reference book. It's not from anything. हाँ, I इट्स had ओके, a doubt in it. इट्स ओके, यू कैन आस्क डाउट्स फ्रॉम एनी रेफरेंस बुक, दैट इज ओके। यहाँ पे m मास दिया हुआ है और 2m मास दिया हुआ है और एक्सेलरेशन पूछा है। ये केस 1 एंड केस 2 में यहाँ पे m मास है और दूसरे साइड पे 2m मास अटैच करने के बजाय 2 mg का फोर्स लगा दिया। तो इन दोनों ही केसेस में एक्सेलरेशन हमें कंपेयर करना है। फर्स्ट केस में जो एक्सेलरेशन है, तुम लोग ने एक्सेलरेशन निकालने का ये शॉर्टकट तरीका सीखा होगा ना, यहाँ पे 2 mg फोर्स नीचे Yes, sir. और यहाँ पे mg फोर्स नीचे। तो नेट फोर्स जो होगा, दोनों मासेस को एक सिंगल सिस्टम मान लो और दोनों मासेस इस लाइन के अलोंग ऐसे ट्रेवल कर रहे होंगे ना, ये इनका लाइन ऑफ मोशन होगा, ये अपन अज्यूम कर सकते हैं। Yes, sir. Along the line of motion, the net force is 2 mg minus mg equals to total mass 3m into a। तो सॉल्व करने पर फर्स्ट केस में जो एक्सेलरेशन है वो g/3 आ जाएगा एंड सेकेंड केस में यहाँ से अगेन 2 mg लग रहा है और यहाँ से mg, बट सिस्टम का जो मास है सेकेंड केस में वो क्या होगा? सेकेंड केस में सिस्टम का मास खाली m होगा, तो सेकेंड केस में एक्सेलरेशन ज्यादा आ रहा है ना। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? a2 will be more than a1। Yes, sir. फिर एक और सवाल नेक्स्ट इमेज में देखो, ये भी स्टैंडर्ड सवाल है, इसको भी तुम सॉल्व करने के लिए प्लैंक और आदमी को एक साथ सिस्टम मान लो। देखो ये डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे आदमी प्लैंक के ऊपर खड़ा है। Yes, sir. फिर वो नॉर्मल फोर्स नहीं निकालना पड़ता है। यस, और वो स्ट्रिंग को यहाँ पे पुल कर रहा है। सवाल में पूछा है व्हाट फोर्स द मैन शुड एक्सर्ट ऑन द रोप टू कीप द प्लेटफॉर्म इन इक्विलिब्रियम। प्लेटफॉर्म का मास 40 kg, आदमी का मास 50 kg। तो अगर तुम प्लेटफॉर्म और आदमी दोनों को एक सिंगल सिस्टम मान रहे तो दोनों का कंबाइंड वेट 900 न्यूटन नीचे लग रहा होगा और आदमी स्ट्रिंग के फ्री एंड पे जितना भी फोर्स अप्लाई करेगा पूरे स्ट्रिंग में Tension. टेंशन उतना ही हो जाएगा, राइट? Yes, sir. तो उसको टी मान लेते, तो ये भी टी और ये भी टी, पूरे सिवली ऊपर 3t लग रहा होगा एंड 3t शुड बैलेंस 900 न्यूटन। तो इससे तुम्हें एक ही में आंसर आ जाएगा 300 न्यूटन। समझ में आया? Yes, sir. Thank you. ओके, फिर नेक्स्ट डाउट। क्वेश्चन 49, ये किसका डाउट है? बॉब इज हैंगिंग ओवर अ पुली इनसाइड अ कार। पेंडुलम वाला एक सवाल दिख रहा है, कोई कंफर्म कर सकते? व्हाट्सएप पे राम करके नाम लिखा हुआ है, एनीवन? Yes, sir. ओके, तो वो मेरे डैड के फोन से था, मेरा फोन से। अच्छा कोई बात नहीं। तुम्हारा क्या नाम है? गोपाल। तो गोपाल। ओके, सो देखो ये सवाल देख लेते। अ बॉब इज हैंगिंग ओवर अ पुली इनसाइड अ कार थ्रू अ स्ट्रिंग। सो देखो यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये पुली दिया हुआ है, द सेकेंड एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज इन द हैंड्स ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग इन द कार। द कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कार का एक्सेलरेशन राइट की तरफ दिया हुआ है। द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज पुल्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a वर्टिकली। स्ट्रिंग का जो ये वाला एंड है इसको a से नीचे पुल किया जा रहा है और स्ट्रिंग का एक एंड m मास के बॉब से कनेक्टेड और इसका वर्टिकल से एंगल थीटा डायग्राम में मार्क्ड है और हमसे पूछा गया है व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ओके, तो देखो यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड्स वाला जो एक्सेलरेशन है वो कौन सा एक्सेलरेशन होगा? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या रिलेटिव? ये वाला Yes, sir.
रिलेटिव होगा, राइट, रिलेटिव एक्सेलरेशन। सो यहाँ पे अगर मैं ये वाले मास को देखता हूँ, ये वाले मास का अलोंग द स्ट्रिंग एक्सेलरेशन सेम ए होना चाहिए बिकॉज ऑफ स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। रिलेटिवली अगर अपन देखते हैं तो अगर ये Yes, पर्सन sir. स्ट्रिंग के ये इनको ए से इधर पुल कर रहा है, तो इस ए के वजह से ये वाले मास का एक कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ए इस तरफ होना चाहिए। बट ग्राउंड फ्रेम से अगर इसको देखते तो ग्राउंड फ्रेम से ये व्हीकल के एक्सेलरेशन जितना ए राइट की तरफ भी जा रहा होगा, है ना? दैट Yes, मींस sir. इस मास का जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन होगा वो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा। ये लॉजिक समझ में आया? Yes, sir. और हमारा टारगेट बस टेंशन फोर्स निकालना है। तो इस m मास का FBD बना लेते, नीचे mg लग रहा है, इस तरफ टेंशन फोर्स लग रहा है, और Yes, sir. इसका जो एक्सेलरेशन है वो इस तरफ a है एंड अलोंग द स्ट्रिंग भी a है। तो अभी हमें डिसाइड करना होगा कि कौन से डायरेक्शन में फोर्सेस को रिजॉल्व करना चाहिए जिससे हमारा काम और आसान हो जाए। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर सकते, तो ये वाला जो a है इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, a cos थीटा, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट a sin थीटा। वैसे ही टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट t cos थीटा और टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट t sin थीटा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स इक्वेशन क्या बनेगा, t cos थीटा माइनस mg इक्वल्स टू ma cos थीटा, एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में t sin थीटा इज प्रोवाइडिंग एक्सेलरेशन ऑफ a प्लस a sin थीटा। तो ये m टाइम्स a 1 प्लस sin थीटा हो जाएगा, इक्वेशन 1 एंड 2। तो इन दोनों इक्वेशंस की मदद से थीटा और टेंशन दोनों मिल जाएगा। समझ में आया? अच्छा, okay, sir. Thank you. ओके, फिर नेक्स्ट डाउट कैरो। Yes, sir. अच्छा, HCV के डाउट्स तुम चैनल से रिफर कर लोगे बाद में, मैं 1-2 दिन में अपलोड करने ही वाला हूँ क्योंकि काफी लोगों के सेम कॉमन डाउट्स आने वाले हैं, इसलिए मैंने वो क्वेश्चंस पहले से उसके सॉल्यूशंस बना के रखे। ठीक है, अच्छा, वो आप बाद में अपलोड करोगे फिर? मैं कल परसों तक अपलोड कर दूंगा। मैंने ऑलरेडी बीच के कुछ क्वेश्चंस अपलोड किए हुए 36 to 50, तो आखिरी के जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है उसके सॉल्यूशंस भी मैं अपलोड कर दूंगा 1-2 दिन में। ठीक है, वो रिफर कर देना, मोस्टली कल तक ही कर दूंगा। ठीक है, फिर आदित्य, तुमने कुछ बुकलेट के डाउट्स भेजे। क्वेश्चन 5 तो हो गया ना, अभी मैंने सॉल्व किया था। Yes, sir. देन क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 एक ग्राफिकल क्वेश्चन है जिसमें पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। लेट्स से दिस इज y एक्सिस, x एक्सिस। Particle is performing uniform circular motion on a horizontal surface. Particle position and velocity at t equals to 0 are shown in the figure. t equals to 0 पे पार्टिकल यहाँ पे है और इसका वेलोसिटी इस तरफ है। Which of the indicated variable on the vertical axis are correctly matched by the graphs alongside for particles motion? So y component of force keeping particle moving in the circle. With respect to time निकालना, तो देखो किसी भी टाइम t के बाद पार्टिकल ने स्टार्ट किया पॉइंट a से, so I can assume that after any general time t the particle will reach point b, ये assume कर सकते। Yes. और स्पीड सेम रहेगा, इट्स अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो v स्पीड से मूव कर रहा है, तो पॉइंट b पे उसका जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर। खाली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही होगा ना इसका v²/r। Yes, sir. दैट मींस इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा वो भी टुवर्ड्स द सेंटर होगा, mv²/r। Yes, sir. Centripetal force. और इसका जो थीटा एंगल उसने ट्रेवल किया होगा, द थीटा एंगल विल बी ओमेगा टाइम्स t। और ए पार्ट में पूछा है व्हाट इज द y कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, तो y कंपोनेंट ऑफ द फोर्स यहाँ पे इस फोर्स का एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा होगा, दैट मींस इसका y कंपोनेंट नीचे की तरफ f sin थीटा हो जाएगा। यस और नो?
Yes, sir. That means y component of the force with appropriate sign will be minus f sin theta, मतलब minus f sin omega t. तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ होगा वो साइन के जैसा ही होगा, मगर उसको इन्वर्ट कर देंगे बिकॉज ऑफ माइनस साइन. ये तुमने पढ़ा होगा ना मैथ्स में ग्राफ्स कैसे प्लॉट करते. Yes, sir. Yes. तो इससे ए पार्ट का आंसर आ जाएगा. वैसे ही बी पार्ट, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा तो कांस्टेंट ही होगा ना. टेल मी, एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर और अ स्केलर? एंगुलर वेलोसिटी Vector. इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो आउट ऑफ द स्क्रीन पॉइंट कर रहा होगा बिकॉज ऑफ दिस सेंस ऑफ रोटेशन. Yes. अपने राइट हैंड को इसके अलोंग कर्ल करो तो एंगुलर वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होगा, मैग्नीट्यूड वाइज आल्सो एंड वेक्टर वाइज आल्सो. तो ऑप्शन बी जो है वो कांस्टेंट ग्राफ से मैच कर जाएगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन. Okay. Yes. एंड सिमिलरली एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर का जो एंगल होगा वो वर्टिकल के साथ थीटा होगा. यस और नो? Yes, sir. Okay. Good. तो इसका एक्स कंपोनेंट माइनस वी साइन थीटा हो जाएगा. तो अगेन साइन का उल्टा ग्राफ होगा. एंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल विल बी एक्स cos थीटा. तो इसके लिए कोसाइन ग्राफ मैच करवा देंगे. Yes. ठीक है. Okay. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45. Okay. See, in this question, particle is traveling along the path of the circle. और सर्कल के बॉटम मोस्ट पॉइंट पे ये पार्टिकल है और इसका वेलोसिटी v नॉट दिया हुआ है, where v नॉट is under root of gr. The coefficient of friction is given to be 0.5. और हमसे पूछा है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा. तो इस पार्टिकल का अगर मैं एफबीडी बनाता हूँ, ये जिस सर्कल में ट्रैवल कर रहा है उसका रेडियस भी दिया हुआ है r. इसके एफबीडी में क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे? नीचे mg, ऊपर नॉर्मल फोर्स. एंड क्योंकि ये रफ सरफेस है और पार्टिकल इस रफ सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रहा है, तो फ्रिक्शन का जो नेचर है वो कैसा होगा? स्टैटिक या काइनेटिक? Kinetic. काइनेटिक फ्रिक्शन ऑपोजिट टू द वेलोसिटी लग रहा होगा, राइट? Yes, sir. रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा होगा. और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? वो 0 से म्यू एन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, हमेशा म्यू एन के इक्वल होता है. Mu n के equal. हमेशा म्यू एन के इक्वल होता है, वो अपना मैक्सिमम दे देगा. Yes, sir. तो फ्रिक्शन म्यू एन लग रहा होगा. बट टेल मी, क्या इस केस में एन mg को बैलेंस कर रहा होगा? इस केस में मुझे बताओ, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होगा या सेंट्रीपिटल AC टुवर्ड्स द सेंटर होगा? Yes. towards this. तो ये कॉमन मिस्टेक अवॉइड करना. काफी लोग n = mg लिख देते हैं जल्दबाजी में इधर, और फ्रिक्शन को जनरली हमें ये लिखने की आदत होती है ना, म्यू mg. Yes, तो sir. ये मिस्टेक मत करना. यहाँ पे सेंटर के अलोंग एक्सेलरेशन AC होगा which is v0² r, which will come out to be g towards the center. तो यहाँ पे फोर्स इक्वेशन लिखेंगे n minus mg equals to mass into acceleration. तो नॉर्मल फोर्स एक्चुअल में 2 mg आ जाएगा इधर, राइट? Yes. That means frictional force will be mu times 2 mg. Mu 0.5 दिया हुआ है, तो फ्रिक्शनल फोर्स mg लग रहा होगा. टेंजेंट के अलोंग खाली फ्रिक्शनल फोर्स ही लग रहा है और कोई फोर्स नहीं लग रहा. तो इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80 आ जाएगा. तो फ्रिक्शनल फोर्स को m into 80 से इक्वेट कर दो, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी g टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट? Yes, sir. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज g upwards, तो g upwards और g टुवर्ड्स लेफ्ट, इसका रिजल्टेंट √2g आ जाएगा इस तरफ. ओके. Understood. फिर नेक्स्ट डाउट देखते हैं. हर्षवर्धन, क्वेश्चन नंबर 2. हर्षवर्धन, तुम हो ऑनलाइन? हाँ सर. अच्छा देखो, इसमें क्या दिया है सवाल में? सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 300 meters is banked at an angle of 15 degrees. रेडियस दिया हुआ है और बैंकिंग एंगल 15 डिग्रीज दिया हुआ है. देखो ये स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? बैंकिंग एंगल, बैंकिंग एंगल देना मतलब उस पर्टिकुलर स्पीड पे फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं होगी, राइट? या फिर तुम ऐसे मान सकते हो कि हॉरिजॉन्टल से जो रोड का इंक्लिनेशन होगा वो थीटा हो जाएगा, जो कि 15 डिग्री दिया हुआ है इस केस में. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया हुआ है. ओके, यहाँ पे फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है. फ्रिक्शन इज गिवन टू बी 0.2. और ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है?
the optimum speed of the car to avoid the wear and tear on its tires is 28.1 meters per second. मुझे बताओ कार का ऑप्टिमम स्पीड कब होगा? टायर पे अगर वेयर एंड टेयर अवॉइड करना है तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? 0। बिना फ्रिक्शन के ही काम चल जाना चाहिए। तो जिस भी Yes, स्पीड से sir. फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट 0 होगी वो उसका ऑप्टिमम स्पीड होगा। और अगर मान लो यहाँ पे मैं कार का बैक व्यू देखता हूँ, पीछे से अपन इस कार को अगर देखते तो कार इनटू द स्क्रीन जा रहा होगा 20 स्पीड से और अंदर की तरफ जाते हुए वो सर्कुलर टर्न ले रहा होगा। तो सर्कल का सेंटर की तरफ होगा, रेडियस r, नॉर्मल फोर्स n, नीचे mg, और ऑप्टिमम स्पीड के लिए फ्रिक्शन को 0 मान लेंगे। तो नॉर्मल का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो mg को बैलेंस कर रहा होगा एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट mv स्क्वायर बाय r प्रोवाइड कर रहा होगा। याद है सबको, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो डिवाइड करने पर tan थीटा v स्क्वायर बाय rg आ जाएगा। थीटा पता है, r पता है, g पता है, तो सॉल्व करने पर v भी मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 15 डिग्रीज इज अ नॉन स्टैंडर्ड एंगल, तो एक्चुअल एग्जाम में ऐसे वैल्यूज नहीं देंगे, तो डोंट वरी अबाउट कैलकुलेशंस। तुम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करके आंसर वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है? तो ए पार्ट आ जाएगा ना इससे। हाँ सर। फिर नेक्स्ट मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड टू अवॉइड स्लिपिंग। ये भी तुमने पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। जब ये मैक्सिमम स्पीड से जा रहा होगा तो इसकी स्लिप करने की टेंडेंसी किस तरफ होगी, अप द इंक्लाइन या डाउन द इंक्लाइन? मैक्सिमम स्पीड से जब ये जा रहा होगा तो ये अप द इंक्लाइन स्लिप करने की टेंडेंसी रखेगा ना, तो उस समय फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू डाउन द इंक्लाइन लग जाएगी। ये थियरी पढ़ा होगा ना तुम लोग ने। यस सर। तो फ्रिक्शन फोर्स को भी पिक्चर में लेके आ जाओ और इसको रिजॉल्व कर लो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट म्यू एन cos sin theta, theta plus f cos theta. करेक्ट। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में अगेन फोर्स इक्वेशन लिख के डिवाइड कर दो तो उससे आ जाएगा आंसर। ट्राई कर पाओगे अभी इस कॉन्सेप्ट से? यस सर। ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट डाउट, ये भी सर्कुलर मोशन के बुकलेट का सवाल दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, दिव्यांश यू आर देयर? यस सर। सो देखो इसमें ये कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया हुआ है z, x और y। यहाँ पे स्ट्रिंग का एक एंड अटैच्ड है और स्ट्रिंग के दूसरे एंड पे एक पॉइंट मास अटैच्ड है और कोनिकल पेंडुलम जैसा होता है वैसा ये मोशन परफॉर्म कर रहा है इस तरीके से। ये वाले सर्कल में जा रहा होगा। और क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 2 मीटर्स। इट मूव्स पैरेलल टू द xy प्लेन, तो सर्कल हॉरिजॉन्टल xy प्लेन के पैरेलल है, वो भी दिख रहा है डायग्राम से। एंड 5 मीटर्स अबव द ओरिजिन, ये हाइट 5 मीटर्स दिया हुआ और स्पीड दिया हुआ है 3 मीटर्स पर सेकेंड। द स्ट्रिंग ब्रेक्स व्हेन द बॉब इज वर्टिकली अबव द x एक्सिस। वर्टिकली अबव द x एक्सिस मतलब इसी इंस्टेंट पे स्ट्रिंग ब्रेक होने वाला होगा। ये 3D में विजुअलाइज कर पा रहे हो? यस सर। तो इस समय इसका जो वेलोसिटी है, इसका जो स्पीड है वो हॉरिजॉन्टल होगा इस तरफ। तो इसके वेलोसिटी को अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो इसका वेलोसिटी वेक्टर y एक्सिस के अलोंग पॉइंट कर रहा होगा, है ना, जी कैप। तो जैसे ही स्ट्रिंग ब्रेक होगा, स्ट्रिंग के ब्रेक होने के बाद का मोशन कैसा होगा बताओ? स्ट्रिंग के ब्रेक होने के बाद तो ये टेंजेंशियली निकल जाएगा यहाँ से और ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा। ये इमेजिन कर पा रहे हो? यस सर। तो यहाँ पे सर्कल का जो रेडियस है, जो भी सर्कल का रेडियस होगा, ग्राउंड पे जब ये हिट करेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट वही सर्कल का रेडियस होगा। ये विजुअलाइज कर पा रहे? एक्स कोऑर्डिनेट तो कभी चेंज होगा ही नहीं ना इसका। यस ये सर। जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये वाईजेड प्लेन में ही हो रहा होगा, वाईजेड प्लेन के पैरेलल। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो हमें पता है आर के इक्वल होगा
Yes, sir. और इसका जो हाइट ऑफ फॉल है वो 5 मीटर्स होगा, तो टाइम ऑफ फॉल विल बी 2 टाइम्स हाइट ऑफ फॉल अपॉन जी का अंडर रूट। ये रिजल्ट याद है काइनेमेटिक्स पर, अगर Yes, वर्टिकल yes. में स्पीड 0 हो तो टाइम ऑफ फॉल विल बी 1 सेकेंड, और इतने टाइम में वाई डायरेक्शन में वो जो डिस्टेंस मूव करेगा दैट विल बी इक्वल्स टू वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज नॉट गोइंग टू चेंज, ये कांस्टेंट ही रहने वाला है, इनटू 1। तो ये वाला कोऑर्डिनेट 3 के इक्वल आ जाएगा। तो इस इंफॉर्मेशन से सॉल्व कर लोगे जितने भी पार्ट्स पूछे वो लोग ने सवाल। Yes, sir. ठीक है। कार्तिक, ये भी बुकलेट का ही डाउट है क्या कार्तिक? टू लाइट इनइलास्टिक स्ट्रिंग्स, किसने भेजा ये सवाल? यू आर देयर ऑनलाइन? अच्छा, इसको बाद में करते फिर। एक और डाउट, कैरव, क्वेश्चन नंबर 9। कैरव तुम हो ऑनलाइन? Yes. ओके, देखो ये सवाल में क्या दिया, देयर इज अ इंक्लाइन 45 डिग्रीज दोनों साइड पे दिया हुआ है, ये पुली दिया हुआ है और ये दो ब्लॉक्स अटैच्ड है। जेई 1997 का सवाल है ये। A block A of mass m and block B of mass 2m are placed on a fixed triangular wedge by means of a massless, inextensible string and frictionless pulley as shown in the figure. Inclination दिया हुआ है, coefficient of friction A और incline के बीच में यहाँ पे म्यू की वैल्यू 2/3 है और B और wedge के बीच में म्यू की वैल्यू 1/3 है, और सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया जा रहा है। तो रिलीज करने के बाद हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है ब्लॉक्स का, स्प्रिंग में टेंशन और ए के ऊपर फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा ये हमें फाइंड करना है। अच्छा देखो, ये काफी अच्छा सवाल पूछा था जेई में, जेई एडवांस में। ये सवाल को सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट में तुम्हें बताना चाहता हूँ। आई जस्ट वांट टू कंफर्म कि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं, क्योंकि उसके बिना इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर मान लो किसी टेबल पे, रफ टेबल पे ऐसे दो ब्लॉक्स रखे होते ऑफ मासेस लेट्स से 1 kg एंड 2 kg, और यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.2 और यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.1, ऐसी रैंडम वैल्यूज दे रहा हूँ, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शंस कितने होंगे? यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन बताओ कितना है? Sir, 2. दोनों के लिए 2 न्यूटन होगा, करेक्ट। Yes, sir. तो अभी मान लो यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और यहाँ पे 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा? तुमने डील किया है पहले ऐसे टाइप की सिचुएशन से? सर मूव नहीं Sir, करेगा। बहुत कम समझ में किया है ऐसे। अच्छा, तो पहले ये मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखो, ऐसे सवालों में अगर तुम दोनों ब्लॉक्स को एज अ सिंगल सिस्टम मानते हो तो टेंशन फोर्स इंटरनल बन जाएगा, यस और नो? यस Yes, sir. और ये दोनों ब्लॉक्स अकेले तो रेस्ट पे नहीं रह पाएंगे ना। अगर मान लो टेंशन स्ट्रिंग नहीं होता तो क्या बिना स्ट्रिंग की मदद से खाली 4 न्यूटन को ये अकेला फ्रिक्शन बैलेंस कर पाता, या खाली 5 न्यूटन को अकेला ये 2 न्यूटन बैलेंस कर पाता? नहीं। नहीं सर। तो नो दोनों सर ब्लॉक्स एज अ टीम रेस्ट पे रह सकते हैं, मगर इंडिविजुअली तो रेस्ट पे नहीं रह पाएंगे। और एज अ टीम टेंशन फोर्स भी पिक्चर में आ जाएगा, टेंशन 0 तो नहीं होगा, यस और नो? अगर मान लो ये Yes, दोनों फोर्सेस मैंने 5 और 4 के बजाय 1.5 और 1 लगाया होता तो ये वाला केस तो आसान हो गया ना। इस केस में तुम क्या बोलते, बताओ आंसर। अगर मैंने 1.5 टेंशन इज और 0 1 बताया होता तो टेंशन 0 हो जाता और अकेला फ्रिक्शन 1.5 और 1 रिस्पेक्टिवली अप्लाई करके ब्लॉक्स को रेस्ट पे ही रखता और स्ट्रिंग को पता ही नहीं चलता कुछ, राइट? टेंशन उस केस में 0 होता। तो वो सिचुएशन तो आसान है ना, वो तो सबको समझ में आ रहा है। यस सर अभी मैंने जो वैल्यूज दिया हुआ है उससे कैसे डील करेंगे? उससे डील करने के लिए मुझे बताओ, क्या एज अ सिस्टम ये ब्लॉक मूव कर पाएगा? एज अ सिस्टम इस पे अनबैलेंस्ड फोर्स राइट की तरफ 5 - 4 1 न्यूटन लग रहा है और फ्रिक्शन की मैक्सिमम कैपेसिटी दोनों सरफेस को मिला के 4 न्यूटन है। तो क्या ये दोनों फोर्सेस मिलके ओवरऑल फ्रिक्शन को ओवरकम कर पाएंगे कभी भी? नहीं सर
दैट मीन्स एक बात तो क्लियर है कि दोनों ब्लॉक्स रेस्ट पे होंगे, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन 0 होगा, यस और नो? यस सर। अच्छा ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अभी इसको आगे कैसे प्रोसीड करेंगे? आगे प्रोसीड करने के लिए हमें एक और चीज पता है कि ये जो रफ सरफेस है, ये दोनों रफ सरफेस, इसमें से किसी एक सरफेस पे फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग अचीव हुई होगी, दोनों सरफेस पे एक साथ तो नहीं हुई होगी, मतलब उस केस में तो फिर स्लिपिंग जस्ट स्टार्ट हो जाती अगर दोनों ही सरफेस पे फ्रिक्शन ने लिमिटिंग वैल्यू अचीव कर ली होती तो। और अगर एक पे भी अचीव नहीं की होती तो टेंशन फोर्स पिक्चर में आता ही नहीं। तो ये लॉजिक समझ में आ रहा है कि किसी एक ही सरफेस पे लिमिटिंग वैल्यू अचीव हुई होगी फ्रिक्शन की? बताओ, इसमें कंफ्यूजन है किसी को हाँ भी? सर, ये वाला पता नहीं था पहले कि एक लिमिटिंग होनी चाहिए। हाँ, तो एक में लिमिटिंग होगी। क्या बोल रहे हो? तो वो लास्ट पॉइंट आपने जो बोला रिपीट कर सकते नहीं, हाँ मैं एक बार लास्ट पॉइंट वापस रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे इसको सरफेस 1 मान लेते और इसको सरफेस 2। तो अगर सरफेस 1 और सरफेस 2 दोनों पे ही अगर लिमिटिंग वैल्यू अचीव हो जाती, क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है? दोनों पे लिमिटिंग हो जाती मतलब दोनों ब्लॉक्स एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग है, यस और नो? मतलब फ्रिक्शन जस्ट इन दोनों Yes, ब्लॉक्स को sir. स्लिप होने से रुक पा रहे, बट ऐसा तो नहीं है ना। फ्रिक्शन ओवरऑल तो सफिशिएंटली अवेलेबल है, 2 और 2 4, whereas एक्सटर्नल फोर्स 5 - 4 1 ही। तो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं अपन, राइट? और अगर मान लो दोनों ही लिमिटिंग अचीव नहीं करते, बोथ डज नॉट अचीव लिमिटिंग, उस केस में मैंने जो वैल्यूज दिए थे वैसा कुछ केस हो जाता ना, अकेला हाँ फ्रिक्शन सर। ही दोनों को बैलेंस कर जाता, टेंशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। बट क्या यहाँ पे वैसा हो पाएगा ये वैल्यूज के साथ? क्या बिना टेंशन के दोनों ब्लॉक्स अकेले रेस्ट पे रह पाते? नहीं सर। तो तुम्हें समझ में आ रहा है ये वाला सिचुएशन भी नॉट पॉसिबल है, एलिमिनेशन से अपन बोल सकते। दैट मीन्स एक पे लिमिटिंग होगा, एक पे नहीं होगा, बट अभी इनमें से कौन से पे लिमिटिंग होगा कौन से पे नहीं होगा ये तुम्हें गेस करना होगा हिट एंड ट्रायल से। और इनकेस अगर मान लो तुमने गलत भी गेस कर लिया तो भी तुम्हें 1-2 स्टेप्स के बाद पता चल जाएगा कि तुम्हारा गेस गलत था। तो अभी मुझे बताओ, इंट्यूशन से इस केस में तो आसान है गेस करना, क्या लग रहा है कौन से सरफेस ने लिमिटिंग अचीव किया होगा, 1 या 2? ये तो आसान सा केस है क्योंकि दोनों पे लिमिटिंग 2 है और सरफेस 1 के इधर 4 न्यूटन लग रहा है, सरफेस 2 के इधर 5 न्यूटन लग रहा है। तो दोनों में से कौन से सरफेस के लिमिटिंग फ्रिक्शन अचीव करने के चांसेस ज्यादा होंगे बताओ? तो इज इट सेकंड वाला? सेकंड वाला, क्योंकि सेकंड वाले पे एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा लग रहा है ना। हाँ सर। बट हमेशा इसको गैस करना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा, यहाँ पे तो ये दोनों लिमिटिंग फ्रिक्शन सेम आ रहे, इसलिए इसको गैस करना काफी आसान है, राइट? बट इनकेस अगर मान लो मैं जानबूझ के यहाँ पे गलत अज्यूम कर रहा हूँ, अगर मैं सरफेस 1 को लिमिटिंग फ्रिक्शन अचीव करता हुआ मानता, तो ये अजम्पशन जो हमने गलत लिया हुआ है वो अपन को आगे जाके कैसे पता चलता? देखो, अगर सरफेस 1 पे लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो यहाँ पे 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा होता, राइट? और 1 kg के ब्लॉक को रेस्ट पे रखने के लिए टेंशन कितना आता पिक्चर में? सर -2। नेगेटिव मत बोलो, डायरेक्शन के साथ बता दो, 2 राइट की -2 तरफ, सर, 2 लेफ्ट की तरफ। 2 राइट की तरफ ना यार, टेंशन राइट के दिन अच्छा हाँ सर यार। 1 kg पे। तो ठीक है, ये बात हो गई, अभी टेंशन 2 न्यूटन आ गया, तो 2 kg पे भी टेंशन 2 न्यूटन लग रहा होता इधर लेफ्ट की तरफ, और एक्सटर्नल Yes, फोर्स sir. 5 न्यूटन राइट की तरफ। तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 kg पे फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी आती? 3। क्या 3 प्रोवाइड कर पाता ये? लिमिटिंग ही 2 है, तो क्या 3 प्रोवाइड कर पाएगा? नहीं सर, तो नहीं डिस्कार्ड कर पाएगा। तो अपने आप हमने जो अज्यूम किया था वो गलत हमें समझ में आ जाएगा। दैट मीन्स सरफेस 2 पे लिमिटिंग मानेंगे। समझ में आया ये लॉजिक? एंड अगर मैं सरफेस 2 पे लिमिटिंग मानता हूँ उस केस में क्या क्या वैल्यूज आएंगी? अगर सरफेस 2 पे मैं यहाँ पे 2 न्यूटन का फ्रिक्शन मान रहा हूँ तो टेंशन कितना आ जाएगा? 3 टेंशन 3 आ जाएगा। और अगर टेंशन 3 आ गया तो सरफेस 1 पे फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? 1 न्यूटन। तो दैट मीन्स इसके फाइनल आंसर्स विल बी F1 1 न्यूटन टुवर्ड्स राइट, टेंशन 3 न्यूटन्स, एंड F2 विल बी लिमिटिंग व्हिच इज 2 न्यूटन्स टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ में आया मैंने राइट में जो एग्जांपल दिया वो कैसे डील करना है उससे?
हाँ सर। अच्छा, अभी जो गिवन क्वेश्चन है, इस गिवन क्वेश्चन में दोनों ब्लॉक्स का एफबीडी बना देते, mg sin 45 मतलब mg/√2, और यहाँ पे 2 टाइम्स mg/√2। एंगल्स 45 देख के हमारा काम आसान हो गया। अच्छा, यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा, इसको सरफेस 1 मान लेते और इसको सरफेस 2। तो सरफेस 1 पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना, 2/3 mg/√2, और यहाँ पे भी 1/3 इंटू 2 mg/√2। तो दोनों जगह लिमिटिंग फ्रिक्शन सेम ही आ जाएगा, राइट। और यहाँ Yes, पे sir. अगर मैं दोनों ही ब्लॉक्स को एक सिंगल सिस्टम मान लूं, इनका जो ये लाइन ऑफ मोशन है, इसको अगर मैं स्ट्रेच करके हॉरिजॉन्टल कर दूं, तो इस गिवन क्वेश्चन को मैं इस इक्विवेलेंट सिचुएशन से रिप्लेस कर सकता हूं। देखो, ये m मास, ये 2m मास, यहाँ पे mg/√2 जो वेट का कंपोनेंट था वो इसको इस तरफ खींच रहा होगा, और यहाँ पे 2 mg/√2 इसको राइट की तरफ खींच रहा है। एंड लिमिटिंग फ्रिक्शंस मुझे पता है, दोनों ही सरफेसेस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन 2 mg/√2 के इक्वल। तो अभी तुम इसको एग्जैक्टली हमारे प्रीवियस एग्जांपल से रिलेट कर पा रहे हो? बताओ, सॉल्व हो जाएगा अभी सेम लॉजिक अप्लाई करके? हाँ सर। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदित्य, ये भी एचसीवी का ही है ना? एचसीवी के लिए अभी के लिए छोड़ दो, मैं तो लेक्चर रिकॉर्डिंग्स एचसीवी के जो सॉल्यूशंस है वो मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वो रिफर कर लेना बाद में 1-2 दिन में, ठीक है। फिर नेक्स्ट, ये किसका डाउट है? कार्तिक। Yes, sir. Two light inelastic strings AP and BP connect a particle P to fixed points A and B. अच्छा, यहाँ पे सवाल में डायग्राम दिया नहीं है, तो अपन को स्टेटमेंट से ही डायग्राम प्रेडिक्ट करना होगा। तो दो स्ट्रिंग्स AP और BP है, पार्टिकल पॉइंट P है और फिक्स पॉइंट्स A और B है। पॉइंट B इज वर्टिकली अबव A। पॉइंट B जो है वो A के ऊपर होगा। इसको अगर मैं A मान लूं और इसको P, तो AB और AP सेम है। A को थोड़ा नीचे, नहीं, A को कहाँ पे माने? AB और AP, ठीक है, यहीं पे मान लेते हैं अभी के लिए। जरूरत पड़ेगी तो बाद में डायग्राम को मॉडिफाई कर देंगे। AP और AB दोनों L के इक्वल है, और BP जो है वो L√3 के इक्वल है। तो ये 90 डिग्रीज तो नहीं होगा ना, नहीं तो ये L√2 होता। तो डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते। A जो है वो शायद थोड़ा नीचे होगा इस लाइन के, यस और नो? मान लेते A यहाँ पे कहीं तो है। तो AB और AP ये L के इक्वल, ये L√3 के इक्वल। अच्छा, अगर ट्राइंगल के साइड्स गिवन हो तो एंगल्स निकालना आता है? कोसाइन रूल पढ़ा है तुम लोग ने? No, sir. No, sir. अच्छा, अगर मैं इसको थीटा मान लूं, इस एंगल को, तो cos थीटा इक्वल्स टू a² + b² - c² अपॉन 2ab। ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है फॉर्मूला पहले कभी? No, sir. अच्छा, एक मैं तुम्हें डिराइव करके दिखा देता हूँ, ये तुम्हें काफी हेल्प करेगा आगे भी। अगर मान लो कोई ट्राइंगल है विद वेक्टर्स a, b एंड वेक्टर c, तो ये तीनों वेक्टर्स का सम कितना होना चाहिए? Zero. तीनों वेक्टर्स का Zero. सम 0।
दैट मीन्स वेक्टर a प्लस बी विल बी इक्वल्स टू वेक्टर माइनस सी, और दोनों साइड मैग्नीट्यूड लेके स्क्वायर कर दो, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन a एंड b। अगर इस एंगल को मैं थीटा मान लूं, तो वेक्टर a और b के बीच का जो एंगल है वो थीटा होगा कि 180 माइनस थीटा होगा? 180 minus theta. minus theta. 180 minus 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पे cos ऑफ 180 माइनस थीटा आ जाएगा इक्वल्स टू सी स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा इक्वल्स टू सी स्क्वायर। इसको मॉडिफाई करने पर cos थीटा जो है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab के इक्वल आ जाएगा। देखो समझ में आया? Yes, sir. Yes, That means जब भी तुम्हें किसी एंगल निकालना हो किसी भी ट्राइंगल में, तो उसको तुम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द एडजेसेंट साइड्स माइनस स्क्वायर ऑफ द ऑपोजिट साइड अपॉन 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द एडजेसेंट साइड्स, इस तरीके से निकाल सकते है ना। तो यहाँ पे देख लेते cos थीटा कितना आ रहा है, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स एल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए बी, मतलब अपॉन 2 इंटू एल स्क्वायर। तो ये 2l स्क्वायर माइनस 3l स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो तुम देख पा रहे हो cos थीटा माइनस हाफ आ रहा है, दैट मीन्स थीटा कितना होगा 120. 120 डिग्री। मतलब हमारा डायग्राम गलत है, ये पॉइंट ए जो है वो ऊपर होना चाहिए था ना, तभी थीटा ऑप्टिज हो पाएगा। समझ में आया ये? Yes, sir. तो डायग्राम, प्रॉपर डायग्राम को रीड्रॉ कर लेते यहाँ पे, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए और पॉइंट पी नीचे कहीं तो होगा, AP एंड AB ये दोनों L के इक्वल है, और ये √3L है, और ये एंगल भी हमने निकाल लिया 120 डिग्री। दैट मीन्स ये वाला एंगल पता है हमें 60 डिग्री, और पार्टिकल P जो है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है। तो पार्टिकल P पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा, नीचे mg, ये स्ट्रिंग का टेंशन T1 और ये वाले स्ट्रिंग का टेंशन T2। तो अभी सॉल्व हो जाएगा। टेंशन के कंपोनेंट्स ले लो वर्टिकल में, तो वर्टिकल में टेंशन के दोनों कंपोनेंट्स मिलके mg को बैलेंस करेंगे, एंड हॉरिजॉन्टल में टेंशन के दोनों कंपोनेंट्स मिलके सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर देंगे। समझो? 2 इक्वेशंस आ जाएंगे, इससे सॉल्व कर लोगे उससे। Yes, sir. ओके, और कोई डाउट किसी के बाकी है? चैट पे तो मुझे और कोई डाउट किसी के, अगर मुझे एक बार वापस मैसेज कर दो। सर आप आज का रिकॉर्डिंग भेज सकते हो? हाँ, मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, तुम्हारे ऑफिशियल ग्रुप्स पे तुम्हें मिल जाएंगे आज के लेक्चर रिकॉर्डिंग। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ऑलराइट। ऑलराइट, अगर कोई डाउट नहीं है तो तुम लोग मीटिंग लीव कर सकते हो, किसी को डाउट है तो सेंड कर दो। ओके, चलो बाय। Thank you, sir.